हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, कल उस चैप्टर के बारे में बात की थी, विद्युत अक्षेत्र। वो विद्युत अक्षेत्र में जो जितने टॉपिक हो गए थे उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर पूरा होने के बाद समरीज पे चल रही हैं। समरी का मतलब होता है सारांश। सारांश से क्या एडवांटेज होता है, एक तो अपनी जो तैयारी है उसका पता लगता है, और दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे हैं इसके बारे में कितना आइडिया है या नहीं है, इसके बारे में अपन को जानकारी होती है। और इस तरह की जो समरीज होती हैं ये कंपटीशन में बहुत जगह आती हैं। जैसे छोटी छोटी कंपटीशन है, जैसे एयरफोर्स एग्जाम है, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। किसी में विमा पूछ लेते हैं, किसी में मात्रक पूछ लेते हैं, किसी में राशि पूछ लेते हैं, और सिंपल सा फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। इन चीज़ का इसलिए एडवांटेज है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चैप्टर साथ साथ करवाते जाएं तो आपको क्या है, इसका जो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उस चैप्टर का, वो चैप्टर उतना स्ट्रॉन्ग होगा अपने लिए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए चलें, उसका सारांश निकाल कर चलें कि इस चैप्टर में क्या थ्योरी है, कैसे डेरिवेशन डिजाइन किए, क्या इसमें न्यूमेरिकल आ रही हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है। जो कल देखी थी विद्युत बल रेखाएं, इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कूलाम का जो नियम है वो तो लागू होता है दो स्थिर आवेशों के लिए, और उनकी जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, मतलब न्यूनतम दूरी के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। उसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं गाउस। गाउस अपने नियम से ये देखते हैं कि जो कूलाम का नियम लागू नहीं होता वहाँ गाउस का नियम लागू होता है। और गाउस के नियम ने एक सूत्र के माध्यम से सब कुछ समझा दिया था। क्या समझाया था, देखो ध्यान से, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो नया टॉपिक है वो है गाउस का नियम। देखो, गाउस एक साइंटिस्ट था, उसने एक समीकरण दी थी। क्या समीकरण देती थी, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई ds वेक्टर में क्वांटिफाई है समेशन q इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस समीकरण से सब कुछ हल हो जाता है। जितने भी गाउस की एप्लीकेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, और जितने भी ये क्यूरीज यूज होती है, ये सब कुछ इस फॉर्मूले से क्लियर हो सकती है। तो इसकी परिभाषा देखो, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बंद लूप में विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होती है, उसे बोलते हैं गाउस का नियम। और ये गाउस का नियम गाउस के अनुप्रयोग में यूज करते हैं। तो बाद में इसकी एक व्युत्पत्ति भी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट इसकी क्या ज्ञात करते हैं, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो अब जो व्युत्पत्ति ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक डायग्राम लेते हैं, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में जीरो मूल बिंदु O पर स्थित है Q आवेश, और एक ds अल्पांश नाम का है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और ये एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ। अब गाउस के नियम की उत्पत्ति करने से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो ध्यान से, कि माना कि मूल बिंदु 0 पर Q आवेश है, एक समान रूप से स्थित है, और ds नाम का अल्पांश और बिंदु E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इस गाउस के नियम की जब उत्पत्ति करते हैं तो इसकी टोटल मान Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ये समीकरण नंबर हो जाएगी। तो इस समीकरण को ड्राइव करने हैं, ड्राइव मैंने ऑलरेडी इस सूत्र के माध्यम से करा चुका हूं पिछले चैप्टरों में। तब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज के बारे में ले चल रहा हूं। तो जैसे गाउस के नियम की उत्पत्ति होती है तो इसका जो मान है वो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। Q है आवेश, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है वो आपको आइडिया होना चाहिए। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये किसका मान है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। यह आपने ज्ञात की थी गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब आपका एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, रेखिक आवेश वितरण। यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आवेश वितरण एक आपका पार्ट हो जाता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण एक आपका हो जाता है आयतन आवेश वितरण। अब ये किसके पार्ट है, मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, अब बेसिक जानकारी दे रहा हूं। ये आपका है सतत आवेश वितरण, एक समान रूप से आवेश का फैलना, एक समान रूप के आवेश का बांटना, उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रेखिक आवेश वितरण, और सेकंड होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और थर्ड होता है आयतन आवेश वितरण। जो रेखीय आवेश वितरण है
इसको अपन स्मॉल लेमडा अपॉन क्यू अपॉन एल से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है और इसकी विमा क्या हो जाएगी A1 T1 L की घात 1 और ये एक क्या है अदिश राशि है। इसका जब डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम ये है कि अगर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से लंबाई पर है और r दूरी पर अनंत पर Q0 आवेश है और बिंदु P स्थित है। ध्यान से देखिए यह आपका हो जाएगा Q0 आवेश और ये L इसकी लंबाई। तो रेखीय आवेश वितरण के अंदर Q नाम का एक समान रूप से आवेश वितरित है और R दूरी पे बिंदु Q आवेश स्थित है अनंत पे और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका पार्ट है। इसका फॉर्मूला होता है रेखिक आवेश वितरण बराबर आवेश बट्टा लंबाई। ये लंबाई में जितने आवेश वितरण हो रहे हैं, जितनी आपकी लंबाई है उसमें जितने आवेश वितरण हो रहे हैं उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, या एकांक लंबाई के ऊपर एक समान रूप से आवेश का वितरण होना रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल। तो यह आपका एक सिस्टम है, सिस्टम में एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के अंदर ध्यान से देखिए r दूरी पर Q0 नाम का आवेश है और बिंदु P स्थित है और यहाँ से S है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को S से व्यक्त करते हैं। इसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है। ध्यान से देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सिग्मा बराबर Q अपॉन S। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर का स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला होगा, कूलाम की हो जाएगी A1 T1 और मीटर का स्क्वायर का हो जाएगी L की घात 2। यह तो इसकी विमा हो गई, यह भी एक अदिश राशि और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। यह क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश वितरण को बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। अब आ गया आयतन आवेश वितरण जिसको रो से व्यक्त करते हैं। तो यही क्या एक सिस्टम होगा, एक तरह का घन होगा। इस घन में क्या होगा, एक आवेश स्थित होगा और यह V नाम का आवेश है जिसको बोलते हैं रो और यह R दूरी पर Q0 नाम का आवेश है और बिंदु P पर स्थित है। तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर Q इंटू V। Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक होता है मीटर की घात क्यूब। जब इसकी विमा बनेगी तो क्या जाएगी A1 T1 L की घात 3। यह एक समान रूप पर आयतन पे जो आवेश वितरण होते हैं उसको बोलते हैं अपन आयतन आवेश वितरण। अब आपको परिभाषा भी समझ में आ गई कि सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या उद्देश्य है, कैसे इसके फॉर्मूला निकलते हैं, कैसे इसका बल का मान निकलता है, कैसे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। यह आपका मेन पार्ट हो गया। अब गाउस के नियम की एप्लीकेशन से पहले थोड़ा सा दो टॉपिक हो रहे हैं छोटे छोटे। एक तो है विद्युत द्विध्रुव, एक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, ये शायद समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तो है विद्युत द्विध्रुव, एक पार्ट आपका जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिसको व्यक्त करते हैं P से। देखो ध्यान से बच्चों, ये होता क्या, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है। इसमें दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है और इनके मध्य की जो दूरी है वो 2a है, अलग दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव की जब परिभाषा बनाए तो ऐसे बनाना कि समान परिणाम व विपरीत दिशा के दो आवेशों के मध्य की दूरी अलग हो या 2a अति अलग हो, इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखो, समान मान के दो आवेश हैं बट इनकी दिशाएं विपरीत हैं और उनके मध्य की दूरी अति अलग हो या सीमित हो, इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं वो देखो इसी पार्ट को। यह आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है, इनके मध्य की दूरी 2a है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि किसी भी द्विध्रुव का कोई एक धनात्मक आवेश और उनके मध्य की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर हो, उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
जिसको बोलते हैं पी से व्यक्त करते हैं। ये एक सदिश राशि है। अब ध्यान से देखो, मैंने जो पी की जो डायरेक्शन है वो कैसे ली। जो पी है ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण है, और इसकी जो दिशा है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। अब आपको ये पता चल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी जो डायरेक्शन है या इसकी जो दिशा है वो माइनस से लेकर प्लस की तरफ होती है। कहने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये आपकी डायरेक्शन। और पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। अब आपको ये पता करना है कि पी क्या है, एक सदिश राशि है। पी एक सदिश राशि है और P का जो मात्रक है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा Q डॉट 2A। तो Q का मात्रक तो होगा कूलाम, 2A का मात्रक हो गया मीटर। तो यह आपका इसका मात्रक हो गया। इसकी जब विमा ज्ञात करते हैं तो क्या निकल के आएगी, A1 T1 और L1, ये इसकी विमा हो गई। और राशि क्या पता चल गया, ये आपको सूत्र भी पता चल गया। अब इस पर छोटा सा मैं एक न्यूमेरिकल दे देता हूं, ध्यान से देखिए। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं छोटा सा, किसी वर्त कैसे प्रश्न आते हैं। आपका फॉर्मूला आ गया P बराबर Q डॉट 2A। वो ये कह रहा है कि HCl अणु में H प्लस व Cl माइनस की मध्य की दूरी 1.0 इंटू 10 की घात या 1.0 एंगस्ट्रॉम है। तो विद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण ज्ञात करो। वैसे बहुत छोटा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि अपने दिमाग में है ना, आउटसाइड कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होते तो ये दिमाग से निकल जाते हैं। इस समय क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेनी है। पहले तो ये देखना है कि आपको दिया गया क्या है। दिया गया कि HCl, तो कहने का मतलब H पार्ट ये है और Cl पार्ट है, इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो 1.0 एंगस्ट्रॉम है। तो कहने का मतलब 2A की जो दूरी है वो दे रखी है, कितनी है, 1.0 इंटू एंगस्ट्रॉम। तो ये मान हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। और Q का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर Q का मान अगर नहीं दिया हो तब आपको Q का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर रखना है। तो Q का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर रखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। यह मान आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, 1.6 इंटू 10 की घात 19 गुणा 1.0 इंटू 10 की घात 10 कूलाम मीटर। यह आपका मान आ जाएगा। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 10 तो ये है, 19 ये है, तो 29 ये हो गए, और ये 1.6 इंटू 10 की घात 29 कूलाम मीटर होता है। इस तरह से प्रश्न निकल के आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। अब आपको चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जैसे ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो ज्ञात करते हैं अक्ष पे, एक ज्ञात करते हैं निरक्ष पे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है वो पार्ट समझाते हैं आपको। ये समझ में आ गया होगा, ये मैं मिटा रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैं दो पार्ट ले रहा हूं। एक तो ले रहा हूं अक्ष के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक यही पार्ट हो जाएगा, अक्ष है तो ये पार्ट हो जाएगा निरक्ष पर। देखिए ध्यान से, अब ये कह रहा है कि पहली बात तो है विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव का क्या है, डायग्राम बनाते हैं। और ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को बनाते समय आपको ये याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। यहाँ बिंदु ए स्थित है, ये बिंदु बी स्थित है,
और उनके मध्य की जो दूरी है वो 2a है। अब मूल बिंदु है वो 0 से a दूरी तो यह जाएगी इस मूल बिंदु से इधर, a दूरी आ जाएगी इधर। यह आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब यह कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु 0 पर से लेकर कोई अनंत पर एक बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 और इसके विपरीत दिशा में हो जाएगी E2 और E टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे बिंदु P पर। अब आपकी जो डायरेक्शन है वो देखनी है। एक तो जो प्लस क्यू आवेश है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी BP। तो कह रहा है कि जो BP की जो डायरेक्शन है वो R में से A माइनस हो जाएगा, क्योंकि R का मान इतना बड़ा है, R में से A का मान माइनस कर देंगे तो आपकी ये BP डायरेक्शन की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब ज्ञात करते हैं PA की। P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु A तक की, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, R के अंदर A दूरी ऐड हो जाएगी। ये आपका पार्ट हो जाएगा माइनस क्यू आवेश या PA की दिशा। इनको कैलकुलेशन ज्ञात करके जब लास्ट में इसका जो सूत्र आता है वो इस तरह से आता है, K2KP R की घात क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 2P R की घात 3। अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह तो हो गया सूत्र। इस सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि कूलाम के नियम में जो R² होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R की घात क्यूब है, तो इसका जो मान है वो कूलाम के नियम की तुलना से तेजी से घटेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ। तो ये E व्युत्क्रमानुपाती R की घात क्यूब, ये E पार्ट हो गया, ये 0 हो गया और ये R हो गया, ये दूरी होगी। ये आपका पार्ट हो गया अक्ष रेखा पे, जिसको कई बार बोलते हैं अक्ष रेखा पर। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये अक्ष रेखा, इसी को लेते हैं निरक्ष या इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसका जो डायग्राम है वो सेम पार्ट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस क्यू आवेश, इनके मध्य की दूरी 2a है और 2a के मूल बिंदु 0 पर यह तो a दूरी इधर आ जाएगी इस आवेश की तरफ और यह दूरी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगी। अब कह रहा है कि मूल बिंदु 0 से लेकर R दूरी पर निरक्ष पर बिंदु P स्थित है और P बिंदु का एक तो इस रेखा से मिला देंगे, एक इस रेखा से मिला देंगे। तो अब कह रहा है कि यह थीटा कोण हो जाएगा और यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा और यह हो जाएगा थीटा कोण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यह आपकी आधार हो गई, तो लंब प्लस आधार स्क्वायर, तो यह कर्ण का मान आ जाएगा। तो R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इधर यह भी सेम आ जाएगा, R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो इसमें जो लंबवत है, लंबवत कोण कौन से हैं, E साइन थीटा, यह भी क्या हो जाएगा E साइन थीटा, यह 1 है तो ये 2 ले लेंगे और ये क्षैतिज घटक है, ये इसको ऐड कर देंगे, E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा। यह क्षैतिज दिशा में होने के कारण घटक आपस में जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशा में या निरक्ष रेखा पे जो भी घटक है वो आपस में मान तो समान है, बट दिशा विपरीत होने की वजह से इसके मान में निरस्त आ जाती है, निरस्त हो जाते हैं, नेगलेक्ट हो जाते हैं, ये मान तो 0 हो जाती है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो इधर इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। ध्यान से देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट, इस पार्ट में E1 ज्ञात करते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक आपका मेन इधर पार्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका E2 पार्ट हो जाएगा, ये आपका मेन प्रोग्राम है। इससे क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर ज्ञात करेंगे। तो निरक्ष पर जब सूत्र ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा KP इंटू R की घात क्यूब या 1/4πε0 1/P/R की घात क्यूब, यह निरक्ष पे आ गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अक्ष का जो मान है वो निरक्ष की तुलना में बड़ा होता है। कितना गुना बड़ा होता है, देखिए ध्यान से कि E अक्ष का जो मान है वो 2 गुना निरक्ष के बराबर होता है। E अक्ष का मान है वो निरक्ष के 2 गुना भाग ज्यादा होता है और निरक्ष का जो मान है, निरक्ष का मान, E निरक्ष का मान है वो E अक्ष के हाफ मान के बराबर होता है।
ई अक्स बटा 2, अक्स के आधा या 1/2 भाग भी बराबर होता है, ये हो गया आपका अक्स भाग। ये पार्ट हो गया तीव्रता, जिसको आप ज्ञात करते हो अक्स और निरक्ष के ऊपर। इससे संबंधित आपके फॉर्मूलाज होते हैं, ये आपके ग्राफ हो गए। यही ग्राफ सेम यहाँ बनेगा, इस ग्राफ को भी आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, परवलयाकार बनेगा। ये ई है, ये 0 है, ये आर दूरी पर है, और ये तीव्रता के साथ तेजी से दूरी घटती है। इस डायग्राम को बोलते हैं परवलयाकार। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल को और क्लियर करते हैं। छोटा सा कैसे न्यूमेरिकल आता है देखो। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी अक्स व निरक्ष, अब इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो ई अक्स का जो मान आया था जस्ट, वो क्या आया था 2kp/r³ या 1/4πε0 2p/r³। और निरक्ष के ऊपर जो मान आया था वो आया था kp/r³ या 1/4πε0 p/r³। अब जब से आपको कैसे प्रश्न दे दिया जाए, सिंपल तरीके से वो प्रश्न देगा आपको, और वो आपसे क्या पूछेगा, मान पूछेगा। तो मान ये देगा आपको, Q का मान दे दिया जाएगा तो कूलम, 2a की दूरी दे दी जाएगी 6 मीटर, R का मान दे दिया जाएगा 2 मीटर, और आपसे पूछेगा E अक्स व E निरक्ष का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो आप कैसे ज्ञात करते हैं। जो फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह तो है अक्स का फॉर्मूला, और यह समीकरण नंबर 2 है, यह निरक्ष का फॉर्मूला। अक्स व निरक्ष दोनों के फॉर्मूले में आपको 1 बाय 1 समीकरण नंबर 1 व 2 में मान रख के ज्ञात कर सकते हो, या जो समीकरण नंबर 1 के अंदर जो मान आ रहा है उस मान को हाफ कर देंगे तो ये निरक्ष आ जाएगा। तो पहले इसका ये समीकरण चेक करते हैं। 1 तो ई अक्स बराबर 2kp/r³। तो ई अक्स का जब मान ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 9 × 10⁹। अब पीक का मान तो दिया हुआ नहीं है, पर पीक को क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, Q × 2a। यहाँ देखिए पीक का जो मान है अपन Q.2a के रूप में लेंगे, क्योंकि Q और 2a मध्य की जो दूरी है वो दे रखी है। तो यहाँ क्या करेंगे, Q का मान है वो 2 कूलम, और 2a की दूरी है 6 मीटर, और नीचे R का मान है वो 2⁵ तो इसका जो मान है वो ऐसे आएगा, 2 को 2 से 4 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 × 9 × 10⁹। और ये आपका पार्ट हो गया 8 2⁵। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 8 × 24, तो इसका जो आंसर आएगा वो 27 × 10⁹ ई अक्स। ये आपका मान आ गया ई अक्स का मान। अब ज्ञात करते हैं निरक्ष के ऊपर, यही मान दे रखा है, निरक्ष पे देखते हैं। तो ई निरक्ष पे क्या मान आएगा, देखिए ध्यान से। ई निरक्ष बराबर के का मान आपको पता ही है 9 × 10⁹, और पी का मान क्या किस में दे रखा है, Q × 2a 2 × 6। तो आप इसे गुणा कीजिए, 2 × 6, और R का मान दे रखा है 2⁵। तो जो ई निरक्ष का जो मान है वो क्या आएगा, ई निरक्ष का मान आ जाएगा 9 × 10⁹। ये हो जाएगा आपके 12/8। अब आप ध्यान से देखिए, 4 से काटिए 3 हो गया, ये 4 से काटेंगे तो 2 हो गया, तो ये हो गया 27/2 10⁹। ये हो जाएगा निरक्ष। अब 2 को तो 13.5 × 10⁹। ई निरक्ष है तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन × कूलम, इसका मान आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 27/10⁹ न्यूटन × कूलम। जब आप निरक्ष ज्ञात करते हो तो आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो। जो निरक्ष का मान है वो क्या हो जाएगा, ई अक्स के मान को हाफ कर देंगे, तो इसका जो मान है वो आएगा 27/2 10⁹ न्यूटन × कूलम। ई निरक्ष का जो मान आएगा
वो आएगा 13.5 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू कूलम। ये दोनों सिचुएशन बराबर आ रही। यह आपका न्यूमेरिकल हो गया, अक्ष व निरक्ष से संबंधित। अब छोटा सा टॉपिक की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। गाउस के नियम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, इसकी क्या डायरेक्शंस होती हैं, इनके ऊपर क्या फॉर्मूलाज होते हैं, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया। ये मैं डायरेक्ट दे रखा हूं, अगर आपको लैंग्वेज में भी मिलेगा, लैंग्वेज में मिलेगा तब आप क्या है, प्रश्न को पढ़ते समय यह चेक करना है कि आपको दिया गया क्या है। जो दिया गया है उस चीज को आप नोट कर दीजिए, पूछ क्या रखा है वो आप प्रश्नवाचक में रखिए। और जो चीजें मात्रक से पता चलेंगी, लैंग्वेज के प्रश्न से मात्रक से आपको अनुमान होगा कि ये मात्रक ही आपको संकेत करेगा इस सूत्र के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग कैसे यूज करते हैं, देखिए ध्यान से। अब है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। पहला तो है रैखिक आवेश, अनंत लंबाई का चालक तार के कारण की दिशा व मान, इस तरह का जो फॉर्मूला जाए तो इसका जो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, E बराबर 2k λ/r, ये इसका फॉर्मूला आता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 2λ × r, ये आपका फॉर्मूला। ये होता है अनंत लंबाई का कोई चालक तार है और उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा व मान, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की जो मान है या तीव्रता है वो ये आ जाएगी। अब आपको क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ मिलेगा। न्यूमेरिकल कैसे दिया होगा, आप सिंपल तरीके से समझिए कि जो लेमडा का मान है अगर वो इस तरह से दिया हुआ 8 × 10⁻², क्या जाएगा, कूलम इंटू मीटर, तो आप समझिए ये रेखिक आवेश घनत्व है, इसका नाम हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व है। दूसरा, अगर आपको के का मान पता ही है, आर का मान दे दिया 2 मीटर और आपसे क्या पूछ रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखी है, तब आप इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या यूज करोगे, E बराबर 2 × 9 × 10⁹, लेमडा का मान है 8 × 10⁻², बट्टा कितना जाएगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पूछ रखी है और दूरी आर कितनी दे रखी है, 2 मीटर, तो 2⁻1 या 2 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, 2 × 9 × 8 और 10⁻11 और यहाँ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 × 72, 72 × 10⁻11 और किस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में, तो क्या मात्रक आएगा, न्यूटन इंटू कूलम। तो आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है रेखिक आवेश घनत्व में वह आ जाएगी 72 × 10⁻11 न्यूटन इंटू कूलम। यह आपका मान हो गया, यह आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको पूछ लिया जाए अचालक पट्टिका व चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वो मैं आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे आता मान। एक तो यहां तो जाएगी अचालक पट्टिका, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होती है चालक पट्टिका के कारण,
अब ध्यान से देखिए बच्चों, ई का जो मान है, इसमें जो ई का मान आएगा क्या आ सकता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो मान आएगा चालक पट्टिका का, और चालक पट्टिका का जो मान आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान आ जाए। अब चालक पट्टिका के बारे में थोड़ा मैं समझा दूं। यहाँ चालक पट्टिका के अंदर जो आवेश एक समान रूप से वितरित होते हैं, तो ये नेगेटिव आवेश है, विपरीत प्रकृति का आवेश है। इसमें यह कह रहा है कि अंदर है, चालक पट्टिका के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती है, तो ये जो राइट साइड का जो मान है वो ज्ञात होगा। और अचालक पट्टिका में क्या होता है कि जितना जो आपने चार्ज दे रखा है पट्टिका के अंदर, उतने चार्ज में आपको क्या मान ज्ञात करना पड़ता है। ध्यान से देखिए, इसमें ये मान और ये दायां बायां भाग जुड़ जाएगा, और ये जो राइट साइड में भाग है बेलनाकार भाग, ये थीटा का मान 90 डिग्री होने की वजह से ये मान शून्य हो जाएगा, और ये मान आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला अचालक पट्टिका का यह जाएगा और चालक पट्टिका का यह जाएगा, वही मान सेम प्रोसेस से चलेंगे। अब सिग्मा का जो मान है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है, वो इस संकेत से पता चलेगा, 4 × 10⁵ क्या दे दिया जाता है, कूलाम इंटू मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह का जो मान है वो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या बोला जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। सेम यही लागू यहाँ होता है। यहाँ क्या है, एप्सिलॉन नॉट और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दिया हुआ है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, निर्वात की जो विद्युतशीलता का मान आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 है नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस मान में ये डिवाइडेशन कर देंगे, जो मान आएगा वो मान आपका आ जाएगा अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह तो आपके हो गए अनुप्रयोग। अब एक छोटा सा इसी से आधारित प्रयोग ले लेते हैं। खोलिए खोस, एक खोखला गोला होता है और वो आवेशित है एक समान रूप से, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरण है। उसके बारे में अपन बिंदु ज्ञात करते हैं कि जब आर बिंदु बाहर स्थित हो, जब सतह पे हो, जब अंदर स्थित हो, तो उसके क्या क्या मान आते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, खोखला गोला इसको बोलते हैं आवेशित चालक गोला। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी करा कि आर की जो दूरी है वो कैपिटल आर से ज्यादा होगी। तो इस डायग्राम में क्या करेंगे, आप एक चालक गोले का निर्माण करेंगे और चालक गोले के ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो यह एक समान रूप से क्या करेंगे, आवेश वितरण कर लेंगे। आवेश वितरण करने के बाद में कह रहा है कि मूल बिंदु 0 से लेकर कैपिटल आर त्रिज्या का गोली है और स्मॉल आर दूरी पर एक डीएस नाम का अल्पांश है, और यहाँ क्या है, डीएस नाम के अल्पांश के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन में जो मान आएगा वो ये आएगा, E बराबर के क्यू इंटू आर की घात क्यूब। यह आपका पार्ट हो जाएगा कि जब बिंदु P बाहर स्थित हो, और जब कह रहा है कि गोले की सतह स्मॉल आर व कैपिटल आर हो, तो ध्यान से देखिए कि यह जो त्रिज्या है, अब इस त्रिज्या का जब निर्माण करते हैं तो इसके ऊपर एक बाहरी डीएस नाम का अल्पांश आ जाता है। अब यहाँ जो आवेश है इसी पे सतत आवेश वितरण है, तो इसका जो मान है वो एक समान रूप से आवेशित हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में E का जो मान आएगा वो आ जाएगा के क्यू इंटू आर की घात स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि जो स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। इस सतह के ऊपर आपको P ज्ञात करना है, ds ज्ञात करना है और E ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा सतह पे आवेश की मात्रा अधिकतम रहती है, और न्यूनतम तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो R है वो कैपिटल R से छोटा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये आवेशित चालक गोला है O कैपिटल R, इसके जो मध्य की जो स्मॉल r दूरी है वो कम है और अंदर स्थित है।
अंदर स्थित होने के लिए क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 हो जाएगी। तो तीसरे कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 हो जाती है। ये इनके 3 कंडीशन है। जब बिंदु R बाहर स्थित हो तो KQ इंटू R स्क्वायर होता है। जब बिंदु सतह पे हो तो जो स्मॉल r है वहाँ कैपिटल R आ जाएगा। और जब अंदर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये आपको सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हो। K और Q R का मान दिया मिलेगा, Q का मान नहीं मिला तो आप इलेक्ट्रॉन के बराबर रख देना। ये आपके पार्ट हो गया खोखला गोला या आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच गया। एक तो बच गया विद्युत फ्लक्स, वो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देखिए। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट देखिए ध्यान से, E डॉट डी एस। इसको वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं E डी एस कोस थीटा। अब कह रहा है कि E डॉट डी एस है तो यह कह रहा है कि गाउसीय पृष्ठ की जब परिकल्पना करते हैं उससे पहले ये मान जब ज्ञात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके पृष्ठ के जो लंबवत है, तो इसकी जो ध्यान से देखिए, यह तो E है और यह S है, ds है तो यह ds अल्पांश ले लेते हैं और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा कोण पर स्थित है। जो विद्युत बलरेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या को व्यक्त करती है, उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं। E डॉट ds होता है, E ds कोस थीटा से रूप में व्यक्त करते हैं। और विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक जब ज्ञात करते हैं, मात्रक तो बहुत आसान से ज्ञात कर सकते हो। क्या है, E का मात्रक तो होता है न्यूटन इंटू कूलम्ब और ds क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू कूलम्ब का स्क्वायर। इसकी विमा जब ज्ञात करते हैं m1 L1 t की घात -2 और यहाँ से आ जाएगी L की घात 2 और यहाँ से आ जाएगी A1 और T1। अब इसको कंप्लीट एक साथ लिख कर क्या आएगी, m1 L की घात 3 t की घात -3 a की घात -1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी समझ में आ गई कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला E डॉट डी एस भी होता है, E डॉट एस भी होता है, E डॉट ए भी होता है और ये कोस थीटा को निरूपित करता है तो E ds कोस थीटा से व्यक्त करते हैं। और आपका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू कूलम्ब इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन इंटू कूलम्ब है और ds का जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम्ब। ये कूलम्ब स्क्वायर नहीं है, कूलम्ब है, क्योंकि न्यूटन इंटू कूलम्ब है तो ये कूलम्ब आ जाएगा और यहाँ से आपकी विमा आ जाएगी और इस विमा को एक साथ लिखोगे तो ये आपकी विमा हो जाएगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो देखते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद में चर्चा करते हैं। देखिए छोटा सा पार्ट है, बल आघूर्ण। बहुत बार पूछते हैं परीक्षा में, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण में क्या है, विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या है या तीव्रता है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है, यह माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है, उनके मध्य की दूरी 2a है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करते हैं, यह थीटा कोण है, यह भुजा A, यह भुजा B, यह भुजा C, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी तरफ जो बल लगता है F1 वो तो लगेगा -QE, इस तरह की जो बल लगता है F2 वो लगेगा +QE। और जब इसका फॉर्मूला ज्ञात करते हो तो टोटल जो नेट बल है वो तो आता है 0, क्यों दोनों बलों को जब आपस में जोड़ते हैं तो इनका मान क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा है, ये आपस में निरस्त होकर नेगलेक्ट होकर 0 आ जाएगा। और जब इसका टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण का संकेत है, तब इसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंडीशन होती है, अगर थीटा का मान 0 है तो आपका टारक वो मिनिमम हो जाएगा, अगर थीटा का मान 90 है तो आपका जो टारक है वो मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अगर वो डायरेक्ट दे दिया जाए कि 20 कूलम्ब मीटर P का मान और E का मान दे दिया 30 न्यूटन इंटू कूलम्ब है और थीटा का मान 60 डिग्री है,
तो ए कंडीशन से तो आपका मान यह जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर वो यस से दे दिया जाए, क्यू का मान दे दिया 6 कूलम्ब और 2a की दूरी दे दी 10 मीटर और ई का मान दे दिया आपको 40 वोल्ट इंटू मीटर और थीटा का मान दे दिया 45 डिग्री और आपसे टार्क पूछ रखा है। इन दोनों कंडीशन में अलग अलग आप मान ज्ञात कर सकते हो। इस फॉर्मूले के माध्यम से तो यह मान ज्ञात हो जाएगा, और जब यह फॉर्मूला आप यूज करोगे या इसमें दी गई संख्या पे ज्ञात करोगे टार्क का मान, तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा Q डॉट 2a e साइन थीटा, यह आपका फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो लगभग यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे कल से, विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव, एक नया टॉपिक है वो कल शुरू करेंगे। तो आज जो जितना चीज़ें समझ में आ गई उसको समझें, थोड़ा सा स्टडी करें, पढ़ें। जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट्स के माध्यम में बताएं, उनको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको अप्रिशिएट करते आगे बढ़ें और बच्चों को भी ऐड करें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम में बता दी जाए। ठीक है, थैंक यू।